ये जो कोविड के बाद जो एक सीज़न आया है उसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा कोई भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लें, कोई भी ट्रेडिंग का बिजनेस आप उठा के देख लें, वहाँ पर लोगों को मसाइल रहे हैं और लोग परेशान रहे हैं उससे। अच्छा, तो फिर ये बताइए इन चीज़ों का हल क्या है जो आप समझ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो अप एंड डाउन है, आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ का क्या हल है? हमारी गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए? जब तक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगी तब तक मुझे लगता है कि डॉलर भी स्टेबल होगा, आपकी कंट्री भी स्टेबल होगी। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। बिल्कुल। कराची शहर को चलाने के लिए, कराची की सिक्योरिटी को चलाने के लिए मकामी लोगों को मौका देना चाहिए। कराची के जो मकामी लोग हैं उनको मौका दें, आप पुलिस के अंदर आपकी सिक्योरिटी कंट्रोल हो जाए। तो बीइंग ए नेशन हमें खुद भी सीखना चाहिए इन चीज़ों से। वजह ये है कि अगर गवर्नमेंट एक मैकेनिज़्म हमें बना कर देती भी है तो बीइंग ए नेशन जो हमारे यहाँ मसाइल हैं कि हम खुद से कुछ करने को तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आज हमारे साथ हमारी बहुत ही ख़ास शख्सियत, हमारे बहुत अच्छे करीबी दोस्त अहमद साहब मौजूद हैं, जो मल्टी टैलेंटेड आदमी है। बहुत सारी फील्ड्स में इनका तजर्बा रह चुका है। पहले भी इन्होंने बहुत सारी फील्ड में काम किया, रेडियो पाकिस्तान में भी काम कर चुके हैं और आज भी बहुत सारी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं अपना और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं और इनसे पूछते हैं कि एक्चुअली कहाँ कर रहे हैं, इनकी क्या मसरूफियात हैं और आपको भी बताते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से, ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले हमारे देखने वाले बताएं आजकल की मसरूफियत क्या है आपकी, क्या कर रहे हैं आजकल आप? मेरी मसरूफियत ये है कि मैं चूँकि एक बिज़नेस प्रोफेशनल हूँ और बिज़नेस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है और ट्रेडिंग से रिलेटेड मेरा बिज़नेस है जो कि मैं अपने फैमिली बिज़नेस को रन कर रहा हूँ। इससे पहले मेरी एक्टिविटीज़ डिफरेंट रही हैं। मेरा ताल्लुक़ जो है वो चिन्योट शेख बिरादरी से है। तो चूँकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बेसिकली ज़्यादातर फोकस करती है बिज़नेस के ऊपर और मेरा अपना जो रहा थोड़ा सा बैकग्राउंड वो ये रहा कि आई यूज़ टू वर्क फॉर अ सब रेडियो स्टेशन, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, और साथ में रेडियो के अलावा मैं एक डीजे भी रहा हूँ और साथ में वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी रहा हूँ। तो ये मेरी जो है वो कॉलेज लाइफ के बाद की एक्टिविटीज़ थी जो मैंने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने के लिए किया। बिल्कुल ठीक। इतने सारे काम आप एक साथ कैसे कर लेते हैं वैसे? इतने सारे काम तैमूर भाई, टाइम मैनेज हो जाता है? अब नहीं होता चूँकि व्हेन यू आर यंग या आपकी मतलब सिंगल आप होते हैं तो इन चीज़ों के अंदर तो उस वक्त थोड़ा जो है ना मुश्किल होता है चीज़ों को कवर करना और बहुत सारा चीज़ों को एक साथ असेंबल करना। लेकिन आप जब फैमिली आप साथ चला रहे हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको भी मैंने हर चीज़ को अपनी पॉकेट्स बनाई हुई है कि मैंने किस वक्त क्या क्या चीज़ें अपनी मैनेज करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट भी चीज़ है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, यू एंजॉयड अ लॉट। फैमिली को टाइम इज़ द प्रायोरिटी। उसके बाद जो आपके अपने शौक हैं वो ज़रूर साथ पूरे करें। बिल्कुल ठीक है। कारोबार आजकल क्या कर रहे हैं, किस फील्ड में आजकल? मैं हूँ पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड और जो लोग मुझे जानते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग हैं प्रिंटिंग, पैकेजिंग और पेपर की ट्रेड से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान में या कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखा जाए पेपर का इस्तेमाल हर जगह पर है, हर शोबे में है, हर जगह पर है। इवन अगर आपका कोई ऑफिस वगैरह है, घर है या कुछ भी XYZ है, यू नीड अ पेपर। तो उस चीज़ के लिए आप पेपर इंडस्ट्री से हम लोग कंसर्न हैं, ताल्लुक़ है हमारा। पिछले दिनों हमने देखा ये डॉलर की अप एंड डाउन से गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चेंज करी तो आपकी फील्ड पे भी फ़र्क पड़ा था इससे? बिल्कुल, डेफिनेटली इन चीज़ों से जो है ट्रेडिंग का बिज़नेस, इंडस्ट्री या आपके इंपोर्ट के बिज़नेस में काफ़ी फ़र्क आता है। रीज़न तैमूर भाई इसका ये है कि आपकी जो पाकिस्तान की करंट कंडीशंस को देखते हुए और हालात को देखते हुए देखा जाए तो इस वक्त डॉलर की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपकी कंट्री के अंदर। रीज़न उसका ये है कि आप जिस इंडस्ट्री से या जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं, आपके बहुत कम चीज़ें जो मैन्युफैक्चर होती हैं, ज़्यादातर आप लोग रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा रहे होते हैं। क्योंकि मैंने सुना भी कि जो पेपर की प्राइसेस थे ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गए थे। बिल्कुल। उसके बाद अब जो कंडीशन है दोबारा रिवर्स की तरफ लगे हुए हैं, तो इसमें मैंने देखा बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुए, मार्केट्स फ्लैट हो गई, आपके कारोबार भी फ़र्क पड़ा होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। ये जो कोविड के बाद जो एक सीज़न आया है उसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा कोई भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लें, कोई भी ट्रेडिंग का बिज़नेस आप उठा के देख लें, वहाँ पर लोगों को मसाइल रहे हैं और लोग परेशान रहे हैं उससे और काफ़ी बिज़नेस कोलैप्स भी हुए हैं जो बहुत बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे। लेकिन असेंबल कुछ लोगों ने अपने आप को इस तरह से कर लिया कि उन्होंने अपने अखराजात को कंट्रोल किया। जिस तरह से जो एक नेशनल फिनोमेना है, अगर आपने अखराजात तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने रिदम के साथ स्टार्ट होकर चल पड़ा है। लेकिन जब तक डॉलर की स्टेबिलिटी और आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमी के साथ जब तक नहीं सेटल होगी तो तैमूर भाई मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ ऐसे अच्छे आसार नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक।
अच्छा, तो फिर ये बताइए इन चीज़ों का हल क्या है जो आप समझ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो अप एंड डाउन है, आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ का क्या हल है? हमारी गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी लाने के लिए सबसे पहले तो आपके मुल्क में जो इंतखाबात हैं उनका होना ज़रूरी है, जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। आप और समझते हैं होने जा रहे हैं? हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। और होने के बाद आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और जो भी रूलिंग पार्टी आती है, XYZ जो भी है पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह करे कि वो जो है पाकिस्तान के निज़ाम को दुरुस्त करे। बिल्कुल सही है। ये पॉलिसीज़ किस तरह बननी चाहिए आने वाले वक्त में? आप समझ, लेट्स सपोज XYZ कोई भी गवर्नमेंट बन गई, उसको आगे क्या फर्स्ट स्टेप करने चाहिए? कौन सी पॉलिसीज़ में काम करना चाहिए ताकि कारोबारी तबका जो एक दफ़ा चल पड़े दोबारा? देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी मैं कुछ दिन पहले एक सर्वे पढ़ रहा था, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक फिनोमेना अडॉप्ट किया जाता है, या चाइना के अंदर जैसे के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त सुपर पावर कंट्री है, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करती है, इंपोर्ट भी करती है, बहुत बड़ी इकॉनमी है उनकी, हम मतलब काउंट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, नो डाउट, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर इकॉनमी है। तो उनके मुताबिक उन्होंने किया क्या, आप अगर देखें उन्होंने क्या किया, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो किया और मेड इन चाइना प्रोडक्ट के ऊपर वो लोग गए। ऐसे ही तो हमारे भी ये होगा, जब तक हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट पे नहीं आएंगे और हमारी इंडस्ट्री जो है वो नहीं लगेगी, वो जो है जब तक चेंज नहीं आएगा। हमारे यहाँ कर दिए ये किया है आपको कि अगर आप फॉर एग्जांपल गरीब हैं या छोटे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो होता ही है कि वो कहते हैं जी सेनानी बना दिया, कोई और फाउंडेशन बना दिया। हमने जो देखा ना, हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए, बजाय सपोर्ट करने के लोकल इंडस्ट्रीज को, हमारे तो ऊपर टैक्सेस इतने लगा दी जाते हैं, फिर वो बिजली के मसले, गैस के मसले, वो तो वैसे ही भाग के बाहर चला जाता है। यही वजह है। देखें, जब तक गवर्नमेंट आने वाली जो भी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी आएगी, गवर्नमेंट बनाएगी, जब तक इस चीज़ के अंदर हमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, हम तब तक नहीं करेंगे। और उसके लिए देखें, मैं और आप तो एक बहुत ही छोटा सा हमारा हिस्सा है इस मुल्क के अंदर, लेकिन जो लोग रूलिंग पार्टी है, जो लोग इस मुल्क को चलाते हैं, इसके निज़ाम को चलाते हैं, उनको चाहिए कि इस तरह के चीज़ों को अडॉप्ट करें ताकि हमारे इंडस्ट्री ग्रो करे। इंडस्ट्री जब तक नहीं ग्रो करेगी तब तक हमारा कंट्री, मुझे ही लगता है कि बेहतर की तरफ जाएगा। इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, टायर चलेगा तो बाकी सब लेके चलेगा। वो टायर से याद आ गया, मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा फुकदान है। बिल्कुल, आपने अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल्स के अंदर लोगों को मोटरसाइकिल दे दी हैं। अब एक आम आदमी जिसके घर के अंदर 8 से 10 अफराद रहते हैं, हर घर में 2 मोटरसाइकिल मौजूद हैं, उसने रोड के ऊपर इतना हैपेजिट कर दिया, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इतना हैपेजिट कर दिया कि आपको प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस चीज़ को, चले ठीक है, जो ले सकता है अपनी सवारी अफोर्ड कर सकता है उसको करने दें, लेकिन हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जब तक नहीं सही होगा ना, तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। बीइंग अ नेशन, बीइंग अ कंट्री, हम नहीं ग्रो। ज़ाती तौर पे समझता हूँ मोटरसाइकिल देने का मसला नहीं है, मगर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा भी नहीं है कि जो हमको मैनेज। मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे यहाँ। जब तक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगी तब तक मुझे लगता है कि डॉलर भी स्टेबल होगा, आपकी कंट्री भी स्टेबल होगी। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। बिल्कुल, खास तौर पर हमारे शहर कराची के तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पंजाब साइड में चले जाएं, कुछ आपको लगता है कुछ बेहतरी है। देखिए, कराची के अंदर अगर आप देखेंगे, हर दूसरी तीसरी गली के अंदर खुदाई हुई भी होती है। बिल्कुल ऐसी है। कराची का मसला सबसे बड़ा ये है कि आपके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन को प्लान नहीं कराची का कि कराची में करना क्या है। अच्छा, कराची में तो हमारे पास, हम देख रहे हैं पिछले 20 साल से हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो उसी पे जो है ना हम कैरी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कोई हल निकलेगा इसका? क्योंकि हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। कराची की लोकल गवर्नमेंट चला सकती है। देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत सारे लोगों को, और शायद वो मेरी बात माने भी। अगर मैं किस कॉबलर की बात करूँ, मोची की, जी, ठीक है, मोची आपने देखो कि हमारे वो पठान भाई कर रहे होते हैं मोची का काम, और बड़ा बेहतरीन तरीके से करते हैं। पॉलिश भी आपने करवानी है, जूते अगर सही सिलाई करवाने, उसके अलावा आपने कभी देखा कोई पठान के अलावा क्योंकि वो उनकी वो फील्ड है, दे नो हाउ टू डू इट। तो इसी तरह कराची शहर को चलाने के लिए, कराची की सिक्योरिटी को चलाने के लिए मकामी लोगों को मौका देना चाहिए। कराची के जो मकामी लोग हैं उनको मौका दें, आप पुलिस के अंदर आपकी सिक्योरिटी कंट्रोल हो जाएगी। आई एम श्योर देखा पास में ऐसा हुआ, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना। और कराची के लोकल गवर्नमेंट के हवाले करना चाहिए इख्तियारात, कराची के फंड्स कराची को देने चाहिए फेडरल से हटकर, ताकि कराची के और उन लोगों को फंड देने चाहिए जिन्होंने काम किया, जो काम करना जानते हैं, जो जमात या जो पार्टी जो है वो, या जो भी गवर्नमेंट बनती है कराची की लोकल गवर्नमेंट, उसको मौका दे जो काम कर सकती है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप रियल एस्टेट की फील्ड से भी आपका ताल्लुक है। क्या समझते हैं रियल एस्टेट का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर? रियल एस्टेट मैं इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, इतना मेरा उसमें एक्सपीरियंस है भी और नहीं भी कह सकते हैं। वो एक मतलब ऑन एंड ऑफ चलता रहता है छोटा मोटा। मगर रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त आ रहा है कि जब तक आपके मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे तब तक रियल एस्टेट में भी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। एक दो सोसाइटीज़ थी जिनको मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ पर लोग सब जानते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनका ड्रॉबैक भी यही हुआ कि लोग छोड़ कर चले गए या आधे प्रोजेक्ट्स वहीं पर खड़े हैं उनके। प्रॉब्लम ये है कि मुल्क के अंदर जब तक इस्तेहकाम नहीं होगा ऐसे ही है, तो उस तब तक जो है प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी के अंदर हो क्या रहा था, वो सिर्फ हैंड चेंजिंग गेम चल रही थी।
आपने फाइल ली, मैंने Dealer आपको to फाइल dealer काम हो रहा डीलर था। टू डीलर काम हो रहा था। अगर आप देखें बुक्स के अंदर जाकर देखें तो वो उस प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू भी नहीं होती है, ऐसी है। और उस वो जो एक बैलून बना था वो फट गया, खत्म हो गया। उसने काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब भी किया ऐसे ना। ही, बिल्कुल ऐसे हाँ, 3-4 सेक्टर्स पाकिस्तान के अंदर पिछले 15 सालों में ग्रो किया है। वन इज़ द टेलीकॉम, आप देख रहे हैं मेरा अगला टेलीफोन। सवाल आपसे यही था, आप कैरी ऑन करें। मेरा अगला सवाल यही था आपसे, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में हमें किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, किस सेक्टर में काम करना चाहिए? देखें सेक्टर तो कोई भी नहीं है, मैंने आपसे ये कहा ना कि जब तक आपका इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं होगा, जब तक आपकी जनरल पब्लिक को आप वहाँ खपाएंगे नहीं। आप देखें ना, जैसे कि आपने देखा कि हमारे यहाँ बहुत सारी फाउंडेशंस काम कर रही हैं, तो वो लोग क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं? यहाँ पे लोगों को सिर्फ बैठा के वो खाना खिला रहे हैं। ठीक है, गरीब को खाना खिलाएं, अच्छी बात है, ऐसे ही है, और मना नहीं है, अच्छी बात है, एक अच्छा फेल है, मैं इसको डी प्रमोट नहीं कर रहा ऐसे ही हूँ। है। लेकिन वो जो लोग जिनको आप बैठा के खाना खिला रहे हैं, जिनको आपने रोज 200 बंदे की लाइन लगवाते हैं, आप उसको क्यों किसी इंडस्ट्री में किसी जगह पे ऐसे ही है। यूटिलाइज क्यों नहीं उनको करते? रोजगार दिया जाए तो वो खुद से खाना खाने वाले बन जाएंगे। आप उनको यूटिलाइज करें। कराची एक वो वाहिद शहर है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग डे टू डे बेसिस के ऊपर मूव करते ऐसे ही हैं, है, और बिल्कुल। कराची मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों को पालता है। ऐसी है, ऐसी पालने है। वाली अलग बात है, लेकिन कराची को पालने वाला कोई नहीं है। कराची को कोई नहीं पालने। मगर मैंने आपसे वही बात की कि जब तक आप इसके इख्तियारात लोकल यहाँ के मुकामी लोगों को नहीं देंगे, तब तक आपके मामला दुरुस्त नहीं होंगे। उसको पता होगा मैं ओन करता हूँ, मैं इस गली, इस मोहल्ले में, इस इलाके में रहता हूँ, मुझे इसके मामला दुरुस्त करने हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल। और आपकी ज़िंदगी में क्या मसरूफियत है? अपना मेरी कुछ तजुर्बा और शेयर करें कोई, कोई ताकि हमारे मसरूफियत- देखने वालों को फ़ायदा हो कि यार अहमद भाई जो है ना ये काम भी कर रहे हैं और हमारे यंग जनरेशन को सीखने को मिले। यंग जनरेशन के लिए एक मैसेज है कि खुश नसीब ही है वो शख्स जो आपके साथ बैठा है, वो आपके साथ टाइम ले रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक सिंपल सा थॉट आपको बता देता हूँ कि आपने अपनी लाइफ के अंदर ये सोचना है कि मुझे करना क्या है। दुनिया बहुत स्पीड से जा रही है, बहुत स्पीड से आगे जा रही है। आप देखें टेक्नोलॉजी के अंदर हर 2 दिन 3 दिन के बाद कोई ना कोई नया इनोवेशन आता है। आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं या टीवी पे देख रहे होते हैं, और आप कहते हैं यार ये भी एक नई जदीद चीज़ आ गई, और हम कह रहे थे कि हम हमारी अगली 2 नस्लें भी उस चीज़ को नहीं देख सकेंगी। सॉरी टू से, जिस स्पीड से पाकिस्तान जा रहा है। तो यंग जनरेशन को ये है कि आप चाहे यहाँ रहें, पाकिस्तान में ज़्यादातर यंग जनरेशन का प्रॉब्लम ये है कि मैं तो बाहर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपने बाहर जाना है, आपका नसीब वहाँ लिखा है, वहाँ चले जाए। यहाँ जाना है या यहाँ रहना चाहें, यहाँ रहें। पिछले पूरे साल में देखा कि मेरे ख्याल से बहुत सारा यंग जनरेशन बाहर गया भी है। रीज़न उसका मैं आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के पास कुछ करने के लिए। सही है। आप मुझे बताएं कि आपकी जो लोअर मिडिल क्लास तबका या लोअर क्लास तबका है, वो फूड पांडा चलाने पर ऑब्वियसली बेचारा डे में जॉब करता है और रात को वो 50-100 रुपए की डिलीवरी करता है। तो आप अपनी कौम को किस तरफ लेके जा रहे असल हैं? में मैंने जितना देखा है, वो डिलीवरी बॉयज बने हुए, कोई अर्निंग नहीं है, क्या वो करेंगे? मुझे मैंने बताएं। जितना भी समझा है कि मेहनत करना यहाँ भी आसान लोग करते हैं, मेहनत लोग बाहर भी करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग जब बाहर मेहनत करते हैं उनको उसका रिटर्न मिलता है। मैं 15-16 घंटे जब यहाँ लोग 15 घंटे काम, उनको रिटर्न नहीं। आपने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लोगों को मौके देंगे, ये तो देखें, ये तो रियासत का काम है। एक नॉर्मल आदमी, चले मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं कोई इंडस्ट्री बना लेता हूँ, उसमें कितने लोगों को मैं यूटिलाइज कर लूँगा? ऐसी है। यहाँ पर तो गवर्नमेंट को फ्री जोन्स बनाने चाहिए जहाँ पर इंडस्ट्री लगे। आपके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, सी रूट आपके पास है सर, यहाँ से कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हमारे हम गवर्नमेंट से कितना एक्सपेक्ट करें? गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं करना। अब हम जितना भी देख रहे हैं, लोग अपने बलबूते भी कर रहे हैं, अपने मदद आपके तहत कर रहे हैं। देखें, अब बात वही आई थी, अपने आप पे तो कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि वो एक लिमिट जाके रुक जाती है वहाँ पर। बिल्कुल सही है। अगर कोई आम आदमी कहता है जी मैं कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, वो लगा लेता है। जहाँ उसको 2000 मजदूर की जरूरत है, वो 2000 यूज़ करेगा। पूरा पाकिस्तान जो फारिग बैठा हुआ है, उसको आप कहाँ लेके असल जाएंगे? में प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट से होगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी तब तक आप, जब तक रिलीफ नहीं देंगे आम आवाम नहीं हो रहा ना, को, तभी जब तो तक आप अच्छी इंडस्ट्रियलिस्ट को रिलीफ नहीं देंगे, जहाँ पर जिस जगह पर वो अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है, उसकी जो जगह है जितने एकड़ों में फैली हुई है, उसके अंदर आप उसको रिलीफ दें, उसको मशीनरी के ऊपर टैक्सेस कम करें, उसको बोलें जी आप प्रॉपर तरीके से टैक्स दें, प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्री चलाएं, हम आपसे 4-5 साल तक कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, आप एक सिस्टम में लेकर लोगों को आएँ और पूरा मैकेनिज्म बना के आगे चलाएं। हमारे यहाँ तो पहले साल के अंदर भी वो दरवाज़ा खटका दें, इनकम टैक्स और सेल टैक्स। असल में हमने तो देखा है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगती है, वो 5-6 महीने जो है वो अगर रिलीफ मिल भी गया तो साल बाद उस पर इतनी सख्तियाँ कर दी जाती हैं, इतने टैक्सेस लगा दी जाते हैं कि वो बंद करने में मजबूर हो जाता है। फिर वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, और यही वजह आपके मुल्क के जो है बैक की तरफ जाने की, कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री ग्रो करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट की पॉलिसी। और आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देखें ना, कितनी सारी पाकिस्तान से चली गई है। हालांकि बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आनी थी, आने के बाद बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट होती। मैंने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया है और मैंने कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट से कराची का एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को देखें, पूरी दुनिया की एयरलाइंस वहाँ पर आ रही हैं, उतर रही हैं वहाँ पर, उनकी कितनी डेवलपमेंट है और बहुत एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो मैं कहता हूँ कि अभी उसको बहुत टाइम चाहिए। ऐसी तो बीइंग ए नेशन हमें खुद भी सीखना चाहिए इन चीज़ों से।
वजह ये है कि अगर गवर्नमेंट एक मैकेनिज़्म हमें बना कर देती भी है तो बीइंग ए नेशन जो हमारे यहाँ मसाइल हैं कि हम खुद से कुछ करने को तैयार नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी कारोबार से मुंसलिक हूँ तो मैं फेयर कितना हूँ, मगर अगर आपको किसी फील्ड में जिम्मेदारी है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जब तक अपने कारोबार में अपनी जॉब में फेयर नहीं होंगे आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती है। सही है। आप जहाँ काम कर रहे हैं और अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे 9 to 5 जॉब करनी है और घर चले जाना है और मैं इसकी तरक्की में अपना किरदार नहीं डाल सकता हूँ, तो फिर वो यूजलेस है आपकी सारी चीज़ें करना। हमने देखा होगा अभी आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, आपने कोई शॉपिंग करनी हो, ख़रीदारी करनी हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात, ये जनरल बात कर रहा हूँ। कोई भी बंदा जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को नहीं उठाता, इम्पोर्टेड की तरफ जाता है। अगर हम ये काम करते रहेंगे, अगर हम इस तरह अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे हमारी इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेगी? जी हाँ, यही सबसे आपने जो बड़ी बात की, बहुत अच्छी की, यही हमारा ड्रॉबैक है कि हमारा एक माइंडसेट हो गया हुआ। और माइंडसेट क्या है, हमने उसको फैशन बना लिया है या हमारा स्टेटस सिंबल बन गया कि यार मैं तो ये चीज़ यूज़ करता हूँ, तो वाई नॉट पाकिस्तान की चीज़ कौन यूज़ करेगा? आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा, तो फिर कौन करेगा? वो जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री ऑलरेडी यहाँ चल रही हैं, आप तो उनको बंद करवा देंगे। इसी तरह तो तभी तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। मैं जब भी कह रहा हूँ कि पहले हमें चाहिए कि जो चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं, जो प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स बनते हैं पाकिस्तान में जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो हम सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले वो हर वक्त हमारी लाइफ में इस्तेमाल हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो क्यों ना हम उन चीज़ों को पहले यूज़ करना शुरू करें और पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, चाहे वो सस्ती है चाहे वो महंगी है। अहमद भाई, मैंने तो यहाँ तक देखा, अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम हुई, आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी भी चीज़ को हाईलाइट नहीं करूँगा। लोगों ने बोला कि अब ये KFC नहीं खाना, मैकडोनल्ड नहीं खाना। हमारे पास ऑप्शंस भी सामने आना शुरू हो, मगर वो बिल्कुल लिमिटेड था। लोगों ने 2 दिन इस्तेमाल किए, चाहे वो ड्रिंक्स हो, चाहे वो बर्गर्स हो, चाहे कुछ भी हो, लोगों ने छोड़ दिए, फिर वहीं दोबारा डाइवर्ट हो गए। देखिए, हम कंटिन्यू उसको सपोर्ट नहीं करते, ये गलत चीज़ है। अगर हम 5-6 महीने सपोर्ट करें उसको, तो वो जो बाहर की चीज़ें वो बंद हो जाएं, हमारे पास अपनी प्रोडक्ट हो। फिर देखिए, एक बात ये इसमें कि वो भी एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है और ये 24 से 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, हर बंदे की अपनी एक ज़रूरत है और हर बंदे की अपनी बीच में आती है। फिर तो वो चक्कर ये, हाँ मुझे अच्छा, ये जो प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम आने के बाद आपने जो जिन ब्रांड्स का नाम लिया, उन ब्रांड्स के आने के बाद अगर आप देखें ना, तो हुआ ये कि यहाँ पर लोकल ब्रांड भी बहुत 3-4 डेवलप हुए हैं और उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को मार्केट में एडजस्ट कर लिया है। बिल्कुल। अगर आप किसी कोला ड्रिंक की बात करते हैं या फूड साइड पे जाते हैं, दोनों ने अपने आप को बहुत जल्दी एडजस्ट किया। देखिए, लोगों का माइंडसेट था, बीइंग ए नेशन तो है ना हमारे, वो माइंडसेट नहीं था, वो जज्बात थे, वो खत्म हो गए। मैं देख रहा हूँ वो बरकरार रहने चाहिए। एग्जैक्टली, मैं यही मेरा पॉइंट है। बीइंग ए नेशन, जब तक आपके अंदर वो जज्बा, जोश, जुनून नहीं होगा, ठीक है अकल भी चाहिए होती इंसान को एक निज़ाम चलाने के लिए, लेकिन कौम बनती जो है वो जोश जज्बे के साथ है। अगर वो जोश जज्बा नहीं है, मैं वही बात कह रहा हूँ कि हम अगर खुद ठीक नहीं है, क्या था कुछ अरसे के लिए हमने उसको अडॉप्ट किया और जब वो टाइम खत्म हो गया हमने उसको सब कुछ छोड़ दिया। वही मेरा मकसद है, हर जगह पे जज्बा काम नहीं आता ना, कहीं ना कहीं माइंड भी काम आता है। आपको अपने माइंड से काम लेना कि आप देख रहे हैं कि आपने 2 महीने जज्बे में निकाल दिए, लेकिन लोग नहीं समझते इस चीज़। अगर आप 2-3 महीने और निकाल लें अगर, तो वो फूड चेन का बैक टाइम शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आपका लोकल प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ देखिए, सबसे बड़ा, मैं अब यंगस्टर्स को भी यही बात बोलता हूँ, बहुत सारी फूड चेन्स आ रही हैं पाकिस्तान में और आना चाहती भी हैं और आ सकती थी। देखें ना कि 3-4 बड़े बड़े कॉफ़ी के ब्रांड्स पाकिस्तान में आए और उन्होंने टारगेट सेल जो की भी थी पहले दिन में हिट की अपनी सेल्स को, और लोगों ने उनको यूज़ भी किया, उनकी आउटलेट्स पे भी गए और पहले दिन की बहुत सेल की। पाकिस्तान में और भी मल्टी ब्रांड आ सकते हैं और लोकल ब्रांड्स को भी हमें प्रमोट करना होगा। सर, उनको भी पता है ना, पाकिस्तान जिस चीज़ पीछे पड़ जाए तो वो पड़ जाए। तो इसका मतलब पाकिस्तान में एक इतना पोटेंशियल है ना पाकिस्तान की मार्केट में, यूटिलाइजेशन नहीं है। तो फिर मैं आपसे वही बात आ गई ना कि हमारे यहाँ हमारी वर्कफोर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे, लोगों को यूटिलाइज नहीं कर रहे आपने, और जो रॉ मटेरियल को इतना टैक्सेस लगा के ज़्यादा कर दिया है, आपकी बिजली इतनी महंगी कर दी है, तो एक आम आदमी जो इंडस्ट्री चलाना चाहता है, काम करना चाहता है, वो छोड़ देता है। वो कहता है ठीक है जी, मुझे काम नहीं करना, मुझे तो यहाँ पर वो बैंक में अगर डिपॉजिट कर दूँ उससे ज़्यादा पैसे मुझे वहाँ मिल रहे हैं। ऐसे ही आप कभी बाहर अब्रॉड ट्रैवल करें, आप बाहर जाके किसी से बात करें कि हमारे मुल्क में ये हालात हैं, हम इस तरह ज़िंदगी गुजारना, वो परेशान हो जाते हैं। तो उन लोग ज़िंदगी गुजार कैसे रहे हो? वो ज़िंदगी गुजारने का मसला, उनका विजन ही अलग है। बिल्कुल, उन लोगों का स्कोप बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब वो ये वहाँ तालीम का जो स्कोप है। देखिए, हमारे यहाँ अब प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि ठीक है हमारे यहाँ तालीम का शोबा बहुत अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से कुछ भी नहीं है। इंसान की नीड क्या है? खाना पीना, अच्छी तालीम और उसका अपने घर पे छत। प्राइवेट सेक्टर वो अच्छा ना, कितने 5-10% लोग होंगे, मेजॉरिटी तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना। और इस वक्त इन्फ्लेशन के मामला आते हैं,
महंगाई जा रही है, महंगाई के हिसाब से काफ़ी लोग पीछे हटते जा रहे हैं। बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, दे कांट अफोर्ड। वो कहते हैं ठीक है आई एम सैलरी पर्सन, मेरी इतनी सैलरी है, मेरे एक्सपेंस इतने हो जाते हैं कि मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। आज एक मिडिल क्लास बंदा जो 50-60 हज़ार कमाने वाला है वो नहीं अफोर्ड कर पाता। नहीं, वो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, ऐसे ही है मामला। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है टॉपिक को चेंज करते हैं। करें। आपकी जो है ना वो ज़िंदगी तरफ आते हैं कि आपने जितना बताया आपने मुझे कि आपने पास में रेडियो से आपका ताल्लुक रहा और आपने बड़ा अच्छा काम किया, छोड़ क्यों दी वो फील्ड? वहाँ तो एक हम ये सुने कि एक दफ़ा जो उस फील्ड में घुसते हैं उसमें तो अट्रैक्शन इतनी चाम इतना बंदा नहीं छोड़ता। चल, दो चीज़ें हैं उसके अंदर बता देता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था अपने कॉलेज डेज़ के बाद, इट वाज लेट 2008 और 9, उस वक्त को इतना लोग इस चीज़ को अच्छा भी नहीं समझते थे। मैंने बहुत कम अरसा काम किया, बहुत स्ट्रगल करने के बाद काम किया, काफ़ी बड़े बड़े पाकिस्तान के ब्रांड्स के साथ काम किया एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और इनकी BTL एक्टिविटीज़ को मैंने किया। बट उस वक्त वो चार्म नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान में 3 से 4 इंडस्ट्रीज़ ने आफ्टर 2010 और 12 के बाद ग्रो किया है, जिसमें एक टेलीकॉम सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मीडिया इंडस्ट्री है और रियल एस्टेट है। सही है। तो उसके अंदर ये हुआ कि मैं चूँकि एक बिज़नेस प्रोफेशनल हूँ और मेरा बैकग्राउंड जो है वो बिज़नेस का है, तो वो मेरा एक शौक़ था कॉलेज डेज़ के बाद, जो मैंने पूरा भी किया। हाँ, उसने मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आज तक उसका असर है वैसे। उस चीज़ ने मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफ़ी दी करी, और उसके साथ मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिया, लोगों को फेस करना, लोगों से बात करने का तरीकाकार। उसके अलावा फिर मैंने अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा की, तो वो मेरे लिए एक लर्निंग बहुत अच्छा रहा। वो ज़बरदस्त। तो अभी ये दोबारा उस फील्ड के अंदर दोबारा इन्होंने कुछ इरादा आते हैं। आज भी मेरे काफ़ी दोस्त 2-3 बड़े रेडियो स्टेशंस के ऊपर आज भी हैं, और कुछ 1-2 चैनल्स वाले हैं, वहाँ पर भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वो मेरे साथ ही फील्ड के थे, ग्रो करते करते आगे चले गए। जरूर जाना चाहिए। उन्होंने मुझे काफ़ी जब अप्रोच किया कि यार वापस आओ, तो वही होता है कि यार आप अपनी फैमिली बिजनेस को जब आप रन कर रहे होते हैं तो आपके पास वक्त की थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन है मेरा इरादा, अभी कुछ नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल मैनेज करें, और जिस तरह आपकी पर्सनैलिटी, आपके जैसे बंदे की ज़रूरत है इंडस्ट्री में। मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ, सिंपल सा आदमी हूँ। आवाज़ देखने वाले बताएंगे कि आप सिंपल से हैं या नहीं है। ये आप लोगों ने बताना है मेरे बारे में कमेंट्स करके। बिल्कुल रॉ से नॉर्मल सा आदमी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा तैमूर भाई ने मुझे जब इनवाइट किया, बुलाया, एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हमारी दोस्ती तो है, लेकिन तैमूर भाई ने मुझे कहा कि यार मेरे चैनल पे आपने आना है, बैठ के बात करते हैं, कुछ गपशप लगाते हैं। बिल्कुल ऐसी देखने वालों को अवेयरनेस मिलती है। और इतनी ज़्यादा बातें आप मुझसे पूछ रहे हो, अपने बारे में कुछ बताओ यार। मेरे बारे में पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैं तो ये बताता हूँ, आपका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से स्कूलिंग? कराची से ही रहे हो, कराची में रहे हो शुरू से? बिल्कुल, मैं भी पीछे चिन्नौर से ही बिलोंग करता हूँ, और मगर शुरू से ही आंख हमने कराची में ही खोली और यहीं पले बड़े, यहीं बड़े हो गए, और शुरू से ही कारोबार कर रहे हैं। तो कारोबार के अंदर ही है, मेरा अपना शोरूम है, हमारे देखने वालों को सबको पता ही है। और बाकी पूछें आप क्या पूछना चाह रहे हैं? बाकी आपको इस को पॉडकास्ट स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया, यूट्यूब चैनल का कैसे आया? ये हमारे देखें, आजकल मैं जो मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस मैं इनसे कर लेता हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि देखें आपने स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इन्वाइट किया, और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक सेटअप लगाया हुआ, जो कि मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग था। जब आपने मुझे फ़ोटोज़ भेजी कि आपने आना इन्वाइट किया, तो मेरे लिए बड़ा इंस्पिरेशन थी कि यार एक बंदा जिसको शौक़ हुआ है और उसने इतनी मेहनत के साथ इतनी अच्छी चीज़ एक सेटअप बना दी है, तो लोगों को बताएं कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, और जो लोग करना चाहते हैं उनकी पर्सनालिटी के अंदर मोटिवेशन वगैरह आप कैसे लाएंगे? देखिए, इससे पर्सनालिटी का ताल्लुक नहीं है, आपकी बस नीयत होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ करना है। और मैं हमेशा से एक चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि जब आप एक बार कुछ सोच लेना, मेरी अपनी नेचर भी है, आप ठान लें कि मैंने कुछ करना है, तो उसके पीछे बढ़ जाए, उसको एंड तक जाके करना है। आपने ये परवाह नहीं करनी कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक है, या आपको कुछ मिल जाता है या कुछ सीखने को एटलीस्ट ज़रूर मिलता है। ठीक है। तो यूट्यूब का ख्याल मुझे बस ऐसे ही आया कि आज का दौर है, आजकल के दौर की ज़रूरत है, करना चाहिए, और शौक़ था मुझे शुरू से। ऑल्दो मेरे अंदर बिल्कुल कैमरा फेसिंग की जो है ना वो एबिलिटी नहीं थी, आज भी नहीं है, और मगर शौक़ था, करना है, स्टार्ट लिया। ये हमारा आज फर्स्ट पॉडकास्ट है इस स्टूडियो के अंदर, या मैंने अभी रिसेंटली बनाया है और खुद डिज़ाइन किया। आपने मुझे इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। और खुद डिज़ाइन किया मैंने, ये किसी कोई नहीं, मैं जब आया हूँ, आके सेट पे बैठा हूँ, बहुत अच्छा स्टूडियो डिज़ाइन किया हुआ आपने, थैंक यू। और आपकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है हर चीज़, और बहुत प्रोफेशनल वे में, मतलब बिगनिंग के अंदर इतने अच्छे तरीके से काम करना और एक माइंडसेट लेना। मैं कह रहा हूँ कि हमारी यंग जनरेशन को यही मैं कहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, असल में हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। मैंने आपको पॉइंट कर दिया कि यार ये हो गया, डिफरेंट काम में चले गए,
थोड़ा सा देखा, महीना 2 महीने रिजल्ट नहीं मिला, यार नहीं यार चेंज करो। आपने जब एक बार सोच लिया आपने किसी भी फील्ड में जाना है, मुझे ऑटोमोबाइल का काम करते हुए ऑलमोस्ट 15 साल हो गए, मैंने बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखे इसके अंदर, मगर सोच लिया कि हमने फील्ड चेंज नहीं करनी। एक वक्त आएगा, आप सिंगल डबल करते रहते हैं, एक वक्त आकर आपको छक्के भी लगते हैं, फिर आपने अपना माइंड चेंज नहीं करना, आपने सोच लिया तो बस ठीक है, फिर इसको एंड तक लेके जाना है। बात असल में ये है कि आपकी बात को मैं बढ़ाता हूँ आगे। होता ही है कि मैंने अपनी एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखी है, ये बहुत सारे लोगों को देखा है। होता ही कि जिस फील्ड का आपको शौक हो ना वो करें। अच्छा होता क्या, माँ बाप बच्चे को पकड़ के इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन उसको उस फील्ड का नहीं होता। पूरी जिंदगी बच्चे मार खाते रहते हैं, तू पढ़ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। बच्चे का अपना आप बच्चे को वो करने दे जो आपका बच्चा करना चाहता है। आजकल दुनिया एडवांसमेंट की तरफ चली गई है, मल्टीपल उसके पास ऑप्शंस हैं, ग्लोबल वर्ल्ड में एंटर हो चुके हैं, हर चीज़ आपके आईफोन आईपैड पे मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप अपने बच्चे को वो ग्राउंड दें या वो स्पेस दें, आपका बच्चा आपके साथ मोहब्बत से भी रहे और आपको रिस्पेक्ट भी करें, और जो करना चाहता है उसको अलाउ करेंगे। बेटा आप ये करना चाहते हो ना, डू इट। नहीं होगा ना, आप पीछे खड़े हो। आजकल का कि आप सोच, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि आजकल के बच्चे को हमें पाकिस्तान में, चूँकि बाहर तो मैं कुछ वहाँ ट्रैवल भी कर चुका हूँ, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ के जो आजकल की यूथ है ना, उसको मोटिवेट इस चीज़ से करते हैं कि यार आप में जो टैलेंट है वो अपना हिडन टैलेंट निकालें, दिखाएं। यहाँ के बच्चे को जो है ना पेरेंट्स दबाए थे कि नहीं तूने तो डॉक्टर बनना है बेटा, बिल्कुल जो इंजीनियर बनना है, दिया जो काम मिल गया वही करना है। आप अपने बच्चे को एक स्पेस दें, अपने बच्चे को मौका दें कि वो आगे बढ़े, जो वो करना चाहता है उसको लाइफ में करने दें। क्या हो जाएगा अगर वो नुकसान या उसको ख़त्म करके वापस आया था कि नहीं यार मुझसे नहीं हो सका, लेकिन उसके दिल में नहीं रहेगा कि आपने मुझे कुछ करने नहीं दिया। तो वो गिल्टी रहेगा, दूसरा कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, उसको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। लेकिन धक्का लगाए बगैर आप सीखते नहीं। एक्सपीरियंस जो होता है ना ये आपको बहुत आगे ले जाता है। धक्का लगाए बगैर आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीखते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ऐसी है। अहमद भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चाय बहुत मजेदार थी, आप बहुत बहुत मेहरबानी। हमारे बच्चे जो है बड़ी मजे की चाय बनाती, ममता है इसके अंदर चाय के अंदर। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, और इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे। बिल्कुल आप आते रहेंगे और आप मुझे भी सिखाएंगे कि आपने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया इस चीज़ से कि शायद मैं भी अपना एक कोई चैनल वगैरह बना लूँ और आप मुझे उसमें जो है वो लिंक करें, तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ। मैं ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल, आप जब एक कॉल करें आपके लिए हाजिर हैं। सुन लें व्यूवर्स आप भी, और अगर आप तैमूर भाई से किसी किस्म का रब्ता करना चाहते हैं, कमेंट्स में जाएं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, कोने बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें और इनकी अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहेंगी। बाकी आप इनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ इज़ वेरी नाइस गाय सिखाने के मामले में, और प्लस इस बंदे में ये टैलेंट जो मैंने आज देखा है स्टूडियो और ये इंफोटेनमेंट की तरफ गया है, इट्स वेरी रेयर होता है, और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ वेरी नाइस गाय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा मज़ा आया। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह होती रहेगी मुलाकात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।